नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र और ये न्यू एडिशन का है जिसमें हमारा अभी चल रहा है भारतीय इतिहास और इसमें भी पढ़ रहे हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास और साथ ही अपना पॉलिटी भी चल रहा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। पॉलिटी का भी आपको जो प्लेलिस्ट है वो पूरा दिया गया है और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी, तो अगर आप शुरू से नहीं देखें तो मिल जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे इसमें 4th नंबर एक्सरसाइज गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। पेज नंबर 369 से लेकर 389 यानी 20 पेज है। दूसरा बड़ा एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसमें थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसका जो एमसीक्यू दिया गया है और पूरी डिटेल आंसर के साथ, तो वो ऐसे करके देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से शुरू होता है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुआ था, मतलब राजनीतिक सुधार कह सकते हैं। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने तथा निजी व्यापार बंद करा दिया था। उपहार लेना और जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस होता है जो अंग्रेज करता था उसको बंद करवा दिया था। इसके अतिरिक्त कर देना अनिवार्य बना दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। जनवरी 1766 ईस्वी में भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जो बाहर जाता था उसको मिलता था भत्ता। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। मुर्शिदाबाद से कोलकाता वारेन हेस्टिंग किया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की ही है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था आई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल के पदनाम दिया गया था। अध्यक्ष को ही गवर्नर जनरल कहा जाता था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। फिर जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। जो उसका नींव रखा गया था वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही रखा गया था। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। 1784 ईस्वी में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 85 तक रहा था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित था। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और ये पहला था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला था। 1788 से लेकर 95 ईस्वी तक ये चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। आगे रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ कौन कौन सा आया हुआ था? पहला है कि कंपनी का भारतीय रियासत से समानता के लिए संघर्ष 1770 से लेकर 65 तक। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति ये 65 से लेकर 1813 तक। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से लेकर 57 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से लेकर 35 तक। बराबर के संघ की नीति 1835 से लेकर 47 तक। देखिए, जिनको मतलब होता है ना बहुत जल्दी होना, एग्जाम नज़दीक है, तो सीधा बढ़ा के आप ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न जहाँ से हमने कंप्लीट किया है वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद भी क्वेश्चन के बाद जो डिस्क्राइब है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, ठीक ना। लेकिन अगर टाइम है एग्जाम का तो पूरा देखिए क्योंकि वो अधिक हेल्प करेगा। दीवानी और फौजदारी कचहरियों की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। 1887 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों की दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा उसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियाँ
और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने की भी अधिकार दे दिया गया था। 1790 से लेकर 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायाधीश, 3 बंगाल हेतु, 1 बिहार हेतु नियुक्त कर दिया गया। मतलब जो फिक्स होता था उसको भ्रमण करने वाला बना दिया था। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कानून की विशिष्टता ये किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों में 1793 ईस्वी में एक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। 1793 ईस्वी में यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। शक्तियों का पृथक्करण किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई और उसके पास केवल एक संबंधी शक्तियां ही रह गई थी। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए 4 अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई थी। जिला न्यायाधीशों में फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रशंसविद्याबद्ध सिविल सेवा और लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। भारत के लिए प्रशंसा विद्वद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया। ये कई बार प्रश्न आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। यहीं पर उसकी कब्र भी स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805, 1798 से लेकर 1805। आप लोग या तो पेज में या रूम में कहीं चिपका लीजिए। मतलब ये गवर्नर जनरल और कब से कब तक रहा, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इवेंट याद है, डेट याद है, तो उसका आप उस टाइम में कौन था आप आसानी से टिक कर पाओगे। तो फिर आता है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805। इसकी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद था 1798 ईस्वी में। फिर हुआ बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में। बसीन की संधि, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई थी। आगे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805। इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। उसने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, पर वह क्रमिक, मतलब वो आविष्कार नहीं किया। आई थिंक मैं बहिष्कार बोल दिया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। ये प्रणाली तो पहले से ही था, वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से हुई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया कि सिक्योरिटी हम देते हैं आपको। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्धित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद था 1798 तथा 1800 ईस्वी तक। मैसूर 1799 में हुआ, तंजौर 1799 में, अवध, ये सब है कि किस तरह से वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। अवध नवंबर 1801, पेशवा 1802 दिसंबर में, बरार के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुरी, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर फिर धीरे धीरे सब कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की थी। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई थी। जयपुर में अव्यवस्था ने
जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिमेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु इस पर बेंटिंक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उनके हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 35 तक इनके शासन के 7 वर्ष में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। सामाजिक सुधार और प्रशासनिक सुधार के लिए विलियम बेंटिंक। 1833 में चार्टर एक्ट आया। इसके द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। आगे 1789 ईस्वी की घोषणा। इसके द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया था। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग का गवर्नर जनरल काल जो था 1813 से 23 तक, इसी के बीच में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सुगोली की संधि 1815 ईस्वी में 2 दिसंबर को हुआ था, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। तो 1815-16 में हुआ था सुगोली की संधि, और ये नेपाल और अंग्रेज के बीच हुआ था। फिर 1854 का स्लीमैन के स्थान पर जेम्स ऑस्ट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बना दिया गया। 1854 को स्लीमैन के स्थान पर जेम्स ऑस्ट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बना दिया गया। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ऑस्ट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 48 से लेकर 56 तक रहा था, ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेशों में सतारा, जो कि 1848 में हुआ, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855 था। रिपीट करते हैं, अवध के अतिरिक्त, अवध को कब मिलाया? 1856 में। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकत जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इस सब को वो मिला लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यापकत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज क्षेत्र में पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को वो सरलता से हैंडल कर ले या फिर उसको कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था। उस टाइम कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो ये प्रश्न आता है कि डलहौजी के टाइम में रेलवे आया था और विकास जो था सबसे अधिक किसके टाइम में हुआ था? तो कर्जन के टाइम में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार
लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। आगे डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम का जो 15वां मतलब नियम नंबर 15 का जो था, उसके तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता भी थे। पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और दोधो केशव कर्वे 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1857 ईस्वी की महान क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि महारानी की उद्घोषणा, फिर वहीं से वो मतलब वायसराय बन गया। ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 याद रखना है इसको। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये किया गया था। ये जगह इलाहाबाद था और शासक कौन था उस टाइम? लॉर्ड कैनिंग, मतलब जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही के अंतर्गत इसको घोषित कर दिया। जो कंपनी चला रहा था और वो सीधा ब्रिटिश महारानी चलाती थी। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। जो कि पहले गवर्नर जनरल था, वो क्या बन गया? वायसराय बन गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। जो महारानी थी उनको 1877 में केसर हिंद का उपाधि दिया गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1839 से लेकर 42 के मध्य चला था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। ये सब पढ़े थे अभी कुछ दिन पहले, मराठा वाला जो पढ़ रहे थे, तो ऑकलैंड था। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 ईस्वी में। 1843 के एक्ट जो 5वां था, इसके द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अनुमूलन किया था। इसका काल 1842 से लेकर 1844 था। इसके दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर है आगे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मिस्टरली इनएक्टिविटी। इसमें आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक ये चलता रहा। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला था। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। कुशल अकर्मण्यता शब्द का JWS बॉयली ने इडनबरा रिव्यू में एक प्रेस में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मियो ने 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया था, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। पहला जनगणना 1872 में किया था लॉर्ड मियो, और अगर नियमित जनगणना हो तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड मियो 1869 से लेकर 72 ईस्वी की हत्याकांड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दिया गया था। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल और कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1778, ये लॉर्ड लिटन के टाइम में आया हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। आगे अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। श्री S.N. बनर्जी ने इसे
आकाश से वज्रपात कहा था, क्योंकि तब जनता का आवाज़ कुछ रहा ही नहीं, उसको दबा दिया गया। मतलब पेपर में कुछ निकलता था तो उससे पहले ब्रिटिश के पास जाएगा, वो देखेगा, सुधार करेगा उसमें, उसके बाद पब्लिश होगा। यही था, जैसा हालांकि कह सकते हैं वर्तमान में भी कुछ कुछ हो रहा है। सर पी एस इलवर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इसे इलवर्ट गिल की संज्ञा दी गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसा ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपनी विशेषाधिकारों पर कठोराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों को काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे। उन्होंने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 लाया, उनके लिए जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दिया और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटा या उन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। समझ, दिन का 9 घंटा कर्म कर गया, वो भी उदारवादी नीति था। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किया था। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। ये बहुत बार ये प्रश्न आया है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन वो 1 साल के लिए जब तक रहा वो लॉर्ड मेकटॉफ, इसलिए उन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया और 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग विभाग बनाया, मतलब सरकार से उसको अलग कर दिया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। वर्ष 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। जॉन मार्शल को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान लॉर्ड मिंटो आता है वायसराय नियुक्त होकर, और जॉन मार्ले को उस टाइम में सचिव बनाया गया था। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जो 1909 में आया था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार 1909 मार्ले मिंटो सुधार। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911-12 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार में आयोजित किया। इसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही उसका एनालिसिस भी दिया गया होता है। तो यहाँ से अपना प्रश्न शुरू होता है। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वार्डन हेस्टिंग जो था वो पहले गवर्नर जनरल थे, ये गलत हो गया। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही हो गया क्योंकि भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल हो तो वो विलियम बेंटिंग था, लेकिन अगर बंगाल की बात हो तो वो कौन था? वार्डन हेस्टिंग था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वही सही था। वार्डन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर 60 तक एवं 1765 से लेकर 67 तक इसमें रहा था। प्रथम वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हालांकि प्रश्न आ ही जाएगा पर उससे पहले लिखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंग, पर ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, विलियम बेंटिंग होता।
ठीक ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ही होगा, इसमें से आंसर इनमें से कोई नहीं होता। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, मतलब कौन पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध। उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत पर आगमन हुआ 3 मई 1765, 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि भी हुआ था 1765 में, पर यह अगस्त में हुआ था। क्लाइव भारत आया, उसके बाद इलाहाबाद का संधि हुआ था। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1772 में। तो सबसे पहले 1772 वाला केस होगा कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इस प्रश्न में त्रुटि है, वारेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसके बाद ही ये घोषणा हुआ था और 74 में वो बना हुआ था। तो ये लिखा है कि 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंट गड़बड़ था। आगे प्रश्न पे आते हैं 5वें पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी एक कथन यहाँ पे गलत है और 3 सही है, तो तीनों सही पढ़ते हैं। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से नींव रखा गया था और उस पर ऊपरी संरचना जो होता है वो कॉर्नवालिस ने किया था, ये बिल्कुल सही है, सेम लाइन लिखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार, जो राजनीतिक कह सकते हैं, वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मतलब जो यहाँ के राजा थे उनको सैनिक प्रोवाइड करवाना पैसा लेके, तो ये सब काम रॉबर्ट क्लाइव का था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। आगे लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो यहाँ पे ये सही है, मतलब ए, बी और डी सही था, सी यहाँ पे गलत था। दिया गया है कि क्लाइव के समय असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया था। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। जनवरी 1766 ईस्वी में भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी। याद रखिएगा, ये वारेन हेस्टिंग है, उसके द्वारा रखी गई थी और संरचना जो था वो कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 7 वर्ष में पुरानी निरंतर युद्ध तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दी गई थी। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। फिर था डलहौजी, 1848 से लेकर 56 तक रहा। इसने व्यापकत्व के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 49 में जैतपुर, 49 में ही जैतपुर और संभलपुर, 50 में बाघाट, 1852 में उदयपुर, 54 में झांसी तथा 1854 में ही नागपुर का विलय कर लिया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से कर लिया था। आगे प्रश्न अपना कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य संस्थापक जो कहते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चैत सिंह ने किया था। राजा चैत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। तो ये था राजा चैत सिंह। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1784 में। उस टाइम में गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसमें? अच्छा, ये कौन किया था लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हालांकि आगे लिखा ही होगा, पर फिर भी इसकी स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग
सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर तथा मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझा उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। बेलेजली ने अपने मतलब सिक्योरिटी देगा, मतलब पैसा जो है वहाँ का राजा देगा। बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था। उसके भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीति शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। सिक्योरिटी अपना दे दिया, फिर बचा क्या राजा के पास। आगे है रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है, किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस नीति। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली वारेन हेस्टिंग ने खत्म किया। वारेन हेस्टिंग जब वो बना हुआ था, मतलब जो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के अकॉर्डिंग से हुआ था। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद में उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रधान को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव ने 1765 में शुरू किया। 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? महाभियोग का मुकदमा चलाया वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से लेकर 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने हित के लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत अलग अलग था, किंतु वी.एन. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वे लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक है। हालांकि जो भी था महाभियोग वो लगा, पर इनका कार्य काफ़ी अच्छा था, तो इसीलिए ब्रिटिश की तरफ से उसको मतलब माफ़ कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर। भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया था? न्यायिक संगठन का स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। 1793 में हुआ ये कॉर्नवालिस संहिता आया। वारेन हेस्टिंग ने ये आरंभ किया था। कौन सा? जो मतलब दीवानी और फौजदारी न्यायालय जो है वो किसने प्रारंभ किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था, पर उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कौन किया? कॉर्नवालिस ने किया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबद्धता सिविल सेवा जो कैवेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम, ये तो कॉर्नवालिस है, पर सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन जो है वो अगर पूछे तो लॉर्ड डलहौजी का है। डलहौजी, यहाँ पे हुआ कॉर्नवालिस। दिया गया कि भारत की प्रशंसविद्वद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा की रूप लिया।
अब आगे है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। किसके द्वारा भारतीय लोक सेवा में परिवर्तन या प्रवर्तन किया गया? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पढ़ाया? कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। दरोगा को 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को, अभी भी मतलब मैं अपने गांव का एक रिलेटिव बता रहा हूँ, एक लड़का एसएससी में सीजीएल क्वालिफाई किया, ठीक है ना, और एक दूसरा दरोगा किया, तो दरोगा का वैल्यू अधिक है। समझ रहे बात को? आगे है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनकी पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेकर 93 तक रहा, 30 जुलाई 1805 को 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। मतलब 30 जुलाई 1805 से लेकर, मतलब एक बार यहाँ तक रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक रहा, 1805 तक रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हो गई थी। यहीं पर इनका कब्र स्थित है। तो बंगाल विभाजन के टाइम में यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई जो सहायक संधि व्यवस्था थी, इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ लागू नहीं होता है? तो पहला दिया कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो था ही। भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित करना, अफगान मराठा सबसे था सुरक्षित करना, हालांकि मराठा नहीं, ये नेपोलियन अफगान ये सब। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो यहाँ पे ये 3 सही था, ये गलत है, तो यही अपना आंसर है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्ण भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत के सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया था। भारतीय संधि की शर्तों में एक शर्त यह थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का होगा। भारतीय संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उसके लिए किसी भी व्यक्ति को नौकरी भी नहीं देगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा में, वैसे सबसे पहले वो था, हैदराबाद था। आगे दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने वसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 1802 ईस्वी में वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय था। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अवध का नवाब था। अवध का नवाब। वेलेस्ली के सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध के साथ की गई। कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार कर लिया था। नोट दिया है कि यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दे तो पहला राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद हो जाएगा, अगर वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हो तब। आगे है, और नहीं तो ये अवध है।
सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। सहायक संधि को किसके टाइम में किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, अगर शासक हो तो अपना अवध का नवाब कीजिएगा, अगर राज्य पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा। और अधिकतर क्वेश्चन में हैदराबाद ही आता है, तो अधिक कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें पूछ दिया गया था अवध का नवाब, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में हैदराबाद ही आएगा। देखिएगा आगे भी कई सारे प्रश्न होंगे पीसीएस के, उसमें हैदराबाद ही रहेगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था? तो यहाँ पर इसका डिस्क्राइब है, वही देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो 1798 से 1805 तक रहा, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया वे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। अतः यहाँ पे विकल्प में से कोई भी सही नहीं था, मतलब सब शामिल ही था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछ रहा है यहाँ पे, तो हैदराबाद का निज़ाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी शासक कौन था? हैदराबाद का। याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम में आपको हैदराबाद ही रहेगा। अब उस प्रश्न में आईएएस वाला में आया था तो वो अवध आ गया था, तो उसका क्या कर सकते हैं, पर अभी तक मैं जो भी प्रश्न देखा उसमें हैदराबाद ही रहता है, ठीक ना, तो इसीलिए याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित, या फिर हो सकता है कहीं और बुक में कुछ डीपली दिया हो तो पढ़ लीजिएगा उसको। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया कूट में आपको लगाना है। तो पहले तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद होगा, फिर मैसूर, तीसरे नंबर पे अवध था, क्योंकि अभी हम यहाँ पढ़े हुए थे। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, उसके बाद अवध है यहाँ पे, और फिर सिंधिया है, दिख रहा होगा। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, उसके बाद अवध और फिर सिंधिया, ठीक ना, ऐसे था। तो पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, ऐसे करके दिया गया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, अवध और सिंधिया, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला, मतलब ध्यान हालांकि नहीं उतना है, जैसे 3 में यहाँ पे देखिए अवध है, ऑप्शन में अवध था, और 1 में हैदराबाद था। तो 3 1 भी देता तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता था, लेकिन अवध वाले को तो माइंड में रखिए ही नहीं, हैदराबाद को ही रखिए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों के प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और संप्रभुता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित कर सके, मेन तो वही मकसद ही था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक यहाँ पे क्या है, गलत है। बक्सर का युद्ध तो सही है, 1764 ईस्वी में हुआ। आगे बक्सर, ये सहायक संधि तो ये वेलेस्ली के टाइम में हुआ था, 1805 तक की तो वो रहा ही था, तो ये तो गलत ही है जगह वैसे ही। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला गया 1813। ये अप्रोक्स होगा 1790 के आसपास, 1700 मतलब कितना 1805 तक रहा था ना, तो वही 90-92 के आसपास या 98 कुछ ऐसा रहा होगा सहायक संधि। खैर ये तुक्का टाइप का होता है ना, वैसे मैं बोल दिया। देखिए वही है 1798। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि 1798 में आरंभ किया था। 1798 सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, जो कि 1798 में था, वो पहले स्थान पे था हैदराबाद। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हुआ था तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला जाना 1813 में था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो गया, नीचे लिखे गवर्नर जनरल को एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराई थी। तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो गया था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे
अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो कौन था? आंग्ल नेपाल युद्ध, ये था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर काल में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को हुआ था। 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि हुई थी। ये 1815 में हुआ था। 1815। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है। पहला है हेक्टर मुनरो, ये बक्सर के युद्ध में था, बिल्कुल सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध के टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में वो था, वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। अतः विकल्प डी यहाँ पे सही है, सम्मिलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1714 से 16 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 64 में मुनरो के टाइम में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड हेस्टिंग, ओहो इतना क्यों स्किप हो गया, हाँ यही है। सर टॉमस मुनरो माफ़ कीजिएगा, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास में गवर्नर रहे थे? तो 1820 से लेकर 1827 तक। 1820 से लेकर 1827। सर टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था का। इन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई और कुछ हिस्से असम और कुर्ग, जो कि आधुनिक कर्नाटक है, इसमें भी लागू कर दिया गया। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओहो। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे दिया गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। इसमें भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बाद में भी रहा, मतलब 1798 के आसपास से लेकर 1905 तक, तो ये संबंधित है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली। इसके अनुसार टीपू को अपना राज्य का लगभग आधा भारत अंग्रेज और उनके साथियों को देना पड़ा था, और साथ ही उसके बाद तो जो चौथा हुआ था उसमें तो टीपू सुल्तान मारा गया था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों का जो दमन था ये संबंधित था कैप्टन स्लीमैन से। कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि के विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था और लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। उनके ठगों को फांसी दे दी गई थी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो स्लीमैन था, तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनमें राजा राम मोहन राय को भी नहीं भूलना है। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों में इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 में जो नियम बना 17वां द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया।
सती को गैर कानूनी किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1829 में। 1829। इसमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 में। 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीति के द्वारा हुआ था? यह था कुप्रशासन के कारण। कुप्रशासन मतलब यहाँ पे अफवाह फैला जाएगा, वहाँ पे काफ़ी प्रशासन जो है काफ़ी खराब है, तो ये अपने अधीन ले लिया था, तो कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रदेश को विलय किया वो था सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 49 में, बाघात 50 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 54 में, नागपुर को भी 54 में और करौल को 55 में। बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1850 में। 1850। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। 1856। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उसे कालक्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ। तो यह भी पढ़े थे, सतारा, फिर बाघात, फिर उदयपुर और फिर झांसी। 54 में हुआ था झांसी। अधोलिखित युग में सुमेलित करना है आपको, मतलब कौन सा इसमें से सुमेलित है। तो 56 में हुआ था अवध का विलय, यहाँ पे ओनली एक ही सही है। 56 में हुआ था अवध का विलय। झांसी का विलय 54 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित कर क्रियान्वित किया था? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? अवध का। अवध, ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों में के विलय का क्रम इसमें से कौन सा है? तो पहले यहाँ पे सतारा हुआ, फिर संभलपुर और फिर झांसी। सतारा, संभलपुर और झांसी। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति प्रथम शिकार कौन सा हुआ था? सतारा हुआ था। प्रथम शिकार सतारा। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में 1842 से 44 का दौर था। अगस्त 1843 में सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? 1843 में। 1843। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम, जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस समय के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स ऑल्ट्रम। 1854 में स्लीमैन जो हुआ था, जो फांसी दिया जाता था, ये सब ठगी को अंत करने वाला वही था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स ऑल्ट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित हो गया तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ऑस्ट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 57 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम बार 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी ने बताया था 16 अप्रैल को, उस दिन मनाते हैं रेल दिवस अभी भी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था? ये हुआ था मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर था। भारत की पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुआ था? 53 में। 1853 में। इसका मुख्य उद्देश्य था जो कच्चा सामान था उसको पहुंचाना और जहां भी कोई विद्रोह हो तो अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच सके, यही 2 मूल मकसद था उसका। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो
उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डफरिन के समय में। डफरिन 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार था। इस समय जो गवर्नर वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 55 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के पूर्ण सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, जिसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जो कि 28 फरवरी 1856 से लेकर 1862 तक रहे, के समय में 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम हुआ। इस अधिनियम में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम का जो नियम 15 था, इसके तहत विधवा विवाह को वैध माना गया और विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित कर दिया गया, मतलब उसको राजा ना बनाया जाए, इसलिए वैध घोषित कर दिया गया उसको। तो ये कब हुआ था? 1856 में अधिनियम पारित हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का रोल इसमें अहम भूमिका है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और यही बना था भारत का प्रथम वायसराय। 1857 का महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी का उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो दरबार है उसमें हुआ था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग की उद्घोषणा की गई थी। 1 नवंबर भी याद रखिए, इलाहाबाद भी याद रखिए, 1858 भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था। इलाहाबाद। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः किसने स्थापित किया? 1858 की साम्राज्ञी की जो घोषणा हुई उसमें। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, जिसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रतिनिधि को थोड़ा व्यापक परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित सभी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करते हुए उन्हें तैयार किया गया था। विजय और विलय की नीति को पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। उन्हें केसरे हिंद का उपाधि भी दिया गया था उस टाइम। राजसी उपाधि अधिनियम जो रॉयल टाइटल्स एक्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड जो 7वां था वो 1903 ईस्वी तक तथा जॉर्ज 5 जो है 1911 तक भारत का सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। 1843 का एक्ट जो 5वां था उसके द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का अनुमूलन किया था और उसका कार्यकाल 42 से लेकर 44 तक रहा था। लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा। अगर यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है इसमें, तो बस यही अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रिय जो कुशल अकर्मण्यता था इसका नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम के डफरिन के कार्यकाल में 1884 से लेकर 88 के बीच में 85 में मेनली हुआ था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक गलत है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में उत्क्रमणता का ये गलत है, जबकि कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये गलत है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली। 1829 का जो 17वां रेगुलेशन था ये विलियम बेंटिंग के टाइम में आया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर 5 तक हुआ था, इसके बीच में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच हुआ था।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत, जिसे पेशवाओं की प्रभुत्व था, उस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य 3 युग में यहाँ पे सम्मिलित था। आगे प्रश्न देखते हैं, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया। अभी पढ़े थे यहाँ पे 1818 में इसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से लेकर 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? जेम्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स मेटकॉफ। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि का वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने के तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया हुआ था। राजपूताना और अंग्रेज ये मेनली हुआ था 1817-18 में। अब यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो किस युद्ध के टाइम में या किसके लिए कौन जाना जाता है, तो यहाँ पे ये गलत है। सही क्या सब है? अस्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया था, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। 1815 ईस्वी में दूसरे युद्ध लड़ा गया था। कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया और मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालाब का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी पर पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला ये जिला अंग्रेज को सौंप दिया गया। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में था, ओनली यही सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था। और सब कुछ दिया गया कि लॉर्ड एलनवेरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था अगस्त 1843 में, उस टाइम था लॉर्ड एलनवेरो। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का नवाब का विलयकरण कर लिया था लॉर्ड डलहौजी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था वारेन हेस्टिंग के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी एक गलत है यहाँ पे, तो लास्ट वाला गलत है। सही क्या सब है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय कर लिया था। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। चार्टर एक्ट 1833 जब पारित हुआ था उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था। इस प्रकार विकल्प में यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका होता है कि गवर्नर जनरल का लिस्ट याद रखिए, कब कौन था और कौन सा घटना कब हुआ था। इस टाइप से याद करेगा तो काफ़ी मुश्किल होता है कि इस टाइम में ये हुआ था, इस टाइम में ये हुआ था। तो अगर आपको अवध का विलयकरण याद होगा तो आप आसानी से उस टाइम में डलहौजी था वो टिक कर सकते हैं। तो वैसे याद करने का सही तरीका है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? ये था जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति ये आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनवेरो के काल में प्रारंभ हुआ था और ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलता रहा। इस नीति में प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में ही इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला था और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। उसके टाइम में जो एलनबरो है वो 1864 से लेकर 69 तक रहा था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मियो के टाइम में हुआ था, और एक नियमित रिपन के टाइम में। यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो 1869 से 72 के बीच में हुआ था। 1872 में प्रारंभ हुआ था, किंतु लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 में ये नियमित जनगणना हुआ था। तो ये प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के टाइम में, और जो नियमित जनगणना है
1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी? तो वो लॉर्ड मियो है, लॉर्ड मियो 1872। और डफरिन जो है वो 1881 में नियमित जनगणना। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया जब वे मेनली भ्रमण करने गए थे? तो वो लॉर्ड मियो का हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौर में कैदी के द्वारा कर दिया गया था। लॉर्ड मियो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसका हत्या उसके कार्यकाल में कर दिया गया। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में कर दिया गया? तो वही है लॉर्ड मियो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिट्टन। 1876 ईस्वी में लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल और कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अग्रगामी नीति। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये अपनाया था लॉर्ड लिट्टन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? यह है लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रसंगत वायसराय से सर्वाधिक दीर्घकाल रहा था। लॉर्ड कर्जन 7 वर्ष रहा था, 1899 से लेकर 1905 तक। उससे पहले भी कुछ दिन तक रहा हुआ था हालांकि। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक 4 वर्ष के लिए। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 16 तक 6 वर्ष। लॉर्ड मियो 3 वर्ष रहा था, 69 से लेकर 72 तक। आगे प्रश्न है, भारत में अस्थायी स्वायत्तता शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त थी। ये लॉर्ड रिपन के टाइम में, याद हो अभी पढ़े थे 1881 के टाइम में यही था नियमित जनगणना, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था ये। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड से ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति को इन शब्दों में वर्णित किया कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि वह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार उन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को सुनिश्चित कार्य और आय का साधन दिया गया। भारत में स्थानीय समन्वित शासक को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने ही किया था। आगे, इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यह है यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाना, ये उस टाइम में था। यहाँ पे लिखा गया है कि सर पीसी इलवर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इलवर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार को ठुकराघात माना। इलवर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। आगे, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों के कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया था? तो लॉर्ड रिपन लाया था कि बच्चा जो है वो 15 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। तो ये था, आगे यहाँ पर लिखा गया है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम लाए। ये उदारवादी था, हालांकि माफ़ कीजिएगा 9 घंटे का है, प्रतिदिन 9 घंटे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष की उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक था। 7 से लेकर 12 के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 8 घंटे थी और महीने में 4 दिन का छुट्टी का प्रावधान था, यानी 9 घंटा याद रखिएगा। आई थिंक पता नहीं मैं कहाँ पढ़ लिया था 15 घंटा, 7 से 12 के लिए 9 घंटा है। अगर यहाँ पे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें फैक्ट्री एक्ट
1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि के लिए पारित किया गया था। तो मेन इसमें ये तो नहीं था, मेन था वो काम कितना देर करेगा ये सब चीज़। आगे तो ये गलत हो गया। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए अग्रगामी थे, तो ये सही है, यहाँ पे केवल 2 सही था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं को सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। NM लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ों की मिलों में मजदूर की दयनीय स्थिति में सुधार को मतलब इसके लिए याद किया जाता है, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया था। यहाँ पे 2 केवल सत्य था। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों की आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। आगे है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला गलत है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन हो जाएगा, रिपन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थानीय बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया है, तो इसमें पहला अगर देखें तो जैसे लॉर्ड क्लाइव के टाइम में बंगाल में दोहरा शासन लगा हुआ था। विलियम बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा के लिए पैसा दिया था, विकास के लिए। चार्ल्स मेटकॉफ ये प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, कुछ ही दिन के लिए हटा था, हालांकि 1 साल के लिए। लॉर्ड कर्जन ये बंगाल विभाजन के टाइम में, बंग विभाजन। तो लिखा है कि क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया था। बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। अपने प्रस्तावों में मैकाले ने यह कहा था कि एक ऐसा स्वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिक तथा बुद्धि से वो अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया, इसलिए उन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। और कर्जन के टाइम में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब आगे यहाँ पे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो पहला इसमें लॉर्ड डलहौजी, तो ये हो जाएगा व्यापकत का सिद्धांत डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत किया वो। लॉर्ड रिपन श्वेत शासन, और लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल का विभाजन। यहाँ पे लिखा है कि व्यापकत का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघात, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर का विलय कर लिया गया। सबसे लास्ट में ये झांसी नागपुर है, 1854 पूछा जाता है, ये पढ़े थे ऊपर भी। विलियम बेंटिंग ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत कर लिया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, उस टाइम कर्जन था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी सही है, तो यहाँ पे लॉर्ड एलनवेरो सिंध का विलय किया था, यही ओनली सही है। और फिर नीचे सबका दिया गया है कि लॉर्ड एलनवेरो के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में, जिस टाइम में विलियम जोन्स आया हुआ था। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी प्रस्ताव 1784 ईस्वी में कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था, तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से लेकर 1905 तक जो था, इसके दौरान ही 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल ने इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक घोषित किया गया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1801 में। निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, तो ये कौन था?
मेयो का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले में पूछा गया प्रश्न था, तो इसका एनालिसिस देखिए। ये बुक इसीलिए हमको अच्छा लगता है कि ये जो स्टेट पीसीएस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपना आंसर लिया है। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ड्यूक अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातात्विक विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्प में मेयो और अर्गिल नहीं था, इसीलिए इसका आंसर जो था वो मतलब इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि को आवंटित किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये जी.के. गोखले किए थे। जी.के. गोखले। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल, जो कि 1899 से 1905 तक था, में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किया था। तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उनका तुलना वो मुगल सम्राट औरंगजेब भी ऐसा ही था, तो इससे किया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करवाना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो उसका कालक्रम आपको लगाना है कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन था। तो यहाँ पे एक लाइन से दिया गया है कि पहले लॉर्ड कर्जन था 1899 से लेकर 1905 तक, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916, चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लॉर्ड इरविन 26 से लेकर 31 तक। और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, ये सही है। और दूसरा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, तो यहाँ पे दोनों जो है वो सही था। नीचे लिखा है कि 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। आगे फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में भी था, लॉर्ड मिंटो के टाइम में भी था। हालांकि लॉर्ड डलहौजी भी कुछ हद तक इस पर काम किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है, कर्जन और मिंटो। फूट डालो और राज करो की जो रणनीति है लॉर्ड कर्जन और मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहन किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। बंगभंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि उसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा जन जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। डलहौजी को मैं इसलिए कहा क्योंकि वो भी जो उस राज्य का फेमस इंसान होता था उसमें कुछ अलग प्रेशर या कुछ ऐसा क्रिएट करता था जिससे वहाँ पे उसके प्रति खराब होता था, मतलब आपस में लड़वा के वो कर लेता था, तो इसीलिए। लेकिन हालांकि इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। फूट डालो और शासन करो में। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन कहा था कि मतलब कांग्रेस असफल हो जाएगा ये सब चीज़। कांग्रेस शासक समझते थे कि अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति की सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांति प्रिय निधन के लिए उसका सहायक बनूं। वर्ष 1930 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो यह है लॉर्ड मिंटो।
नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह है लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चौरा चौरी कांड हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ। अगर यहाँ पे दिया कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे ये गलत है, जबकि सारा सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम में, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रियन ऑफ लैप्स डलहौजी और इलवर्ट बिल रिपन के टाइम में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत भी ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि वो अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती थी। आर्सिकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। एस.एन. बनर्जी ने भी इसे आकाश से वज्रपात कहा था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। तो ये था। आगे कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है फिर, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है, जबकि विलियम बेंटिंग के टाइम में ठगी का दमन, रिपन के टाइम में इलवर्ट बिल और वारेन हेस्टिंग के टाइम में रिंग फेंस की नीति आया हुआ था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली का स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, 1911, लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दोनों 1911 में हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी ट्रांसफ़र। अगर यहाँ पे है कि सही मिलाना है आपको, तो चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति, तो ये डलहौजी का है, हड़प का डलहौजी। बंगाल विभाजन कर्जन का था, 1905 वाला। बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव और समाज सुधार विलियम बेंटिंग। तो लिखा है हड़प की नीति या चूक का सिद्धांत डलहौजी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव और सामाजिक सुधार बेंटिंग। अब यहाँ पे सूची दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है, आपको यहाँ पे मिलाना है। तो इससे अच्छा है कि जो आंसर होगा उसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा देख ही नहीं पाएंगे। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 का एक्ट था, उसके अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। यद्यपि तो यहाँ जो विकल्प मतलब हेस्टिंग नहीं है, इसीलिए उसके उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस कार्यक्रम उत्तर होगा। मतलब 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति, 1835 का एक्ट बेवेल की नियुक्ति। यहाँ में मिलाना है कि जो अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया गया था, मेनली इसमें डलहौजी वाला ही दिया गया है, तो कब किसको मिलाया गया था। तो एक बार हम जिक्र किए थे झांसी का 1854, अभी कुछ देर पहले ही, और संभलपुर का 49 में हुआ था, संभलपुर का 49, सतारा का 1948 और अवध का 1856। तो यहाँ पे लिखा गया है कि संभलपुर का 1849, सतारा का 48, अवध का 56 और झांसी का 54 में हुआ था। यहाँ पे लिखा है कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, किसका विलय पहले किसका विलय बाद में हुआ था। तो सिक्किम का विलय 1817 में, सिक्किम का विलय 1817, पंजाब का विलय 1849, झांसी का विलय 1854, बर्मा का विलय 1886। ज्ञातव्य हो कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था, उसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। तो ये देखिए कितना अच्छा लिखा है कि तर्कसंगत ही किया गया था, पर ऑप्शन में ऐसा नहीं था, इसलिए इसको 1817 लिखा गया है। आगे अपना प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया। तो ये खान बहादुर और राय बहादुर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधि, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफ़ी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी थी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि था राय बहादुर और मुसलमानों और पारसियों को दी जाने वाला था खान बहादुर था।
1859 और 60 में इन उपाधियों के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब उस टाइम में दिया गया था 59 और 60 में, डलहौजी के बाद जो आया था वो। अब इससे आगे जो लेसन है ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो चलिए जो ये वीडियो जो पूरा देखें वो कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं हर सेट में, हर टाइप के एग्जाम में। तो अपना नाम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स, ताकि उनको पता चल पाए कि कौन कौन लास्ट तक देखे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में इससे अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।